ओके बच्चों, बिगनिंग ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस यहाँ से चैप्टर शुरू है। ये बिगनिंग ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस कहाँ से कैसे क्या शुरू हुआ और हम लोग कैसे पहुंचे यहाँ पे, इसकी बात आती है। फॉर द सेक ऑफ स्टडी ओनली इसको दो हिस्सों में हम लोगों ने बांट दिया है। यहाँ पे बांटा हुआ है, ये पहला है फर्स्ट मैन लाइक क्रिएचर ओरिजिनेटेड, और दूसरा है मॉडर्न ह्यूमन बींग्स, यानी कि हम लोग जो मॉडर्न ह्यूमन बींग्स हैं। ये जो फर्स्ट मैन लाइक क्रिएचर ओरिजिनेटेड, समझना बात को, नॉट ह्यूमन बींग्स, यहां तक भी पहुंचने में लंबा समय लगा है। अभी थोड़ी देर में हम लोग जब शुरू करेंगे हम लोग ये देखेंगे कि 24 MYA 24 मिलियन ईयर अगो से कहानी शुरू होती है, जहां के एविडेंसेस मिल रहे हैं हमें। और फिर धीरे धीरे हम पहुंचेंगे 5.6 मिलियन ईयर अगो, जहां पे कि ह्यूमन जैसे कुछ लोग दिखाई देते हैं। ऑस्ट्रेलोपैथिकस हैं ये, हम वहां पे बात करेंगे उसके बारे में। और हम लोग जैसे लोगों से हम लोगों तक पहुंचने में 4 लाख से ज्यादा साल का समय लग गया। और यहाँ मॉडर्न जो मॉडर्न ह्यूमन बींग्स हैं, ये 160,000 अगो आए हैं। बहुत लंबा स्पैन नहीं होता अगर हिस्ट्री या एंथ्रोपोलॉजी के सब्जेक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। इस चेंजेस को समझने के लिए फ्रॉम 5.6 MYA टू 1.60 MYA के डेवलपमेंट को देखने के लिए जो सोर्सेज हैं वो मेनली तीन है। यहाँ लिखा हुआ है फॉसिल्स, स्टोन टूल्स और केव पेंटिंग। फॉसिल्स तुम्हारे बुक में इसकी डेफिनेशन डिटेल से दी हुई है। फॉसिल्स क्या है, समझने की बात यह है कि कभी भी किसी भी तरीके का कोई भी रिमेन जो जमीन के अंदर दबा हुआ है, कभी बरीड हो गया हजारों साल पहले, लाखों साल पहले किसी वजह से, और वो दबा रह गया, और आज एक्सकेवेशन के समय में दोबारा से जब वहां खुदाई हुई तो वो रिमेन मिला। उसके अंदर जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसके अंदर जो दूसरे और मिनरल या दूसरी चीजें होंगी, उनसे हम बहुत कुछ समझ पाएंगे उसके एनाटॉमी के बारे में और उसके समय के बारे में कि हाउ मच ओल्ड इट इज, कितना पुराना है ये, जो कि बहुत बड़ा फैक्टर होगा हमारी जानकारी के लिए। तो फॉसिल्स की स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है इस समय की हिस्ट्री को जानने का, फॉसिल्स। स्टोन टूल्स, जाहिर सी बात है, एक रॉ माइंड हो के अगर सोचो, अगर एकदम बिल्कुल ये भूल जाया जाए कि हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं या क्लास 11th में है, एकदम कोई ऐसा इंसान जो पढ़ा लिखा नहीं है और वो अगर ये सोच रहा है कि किसी जानवर का शिकार करना है, किसी जानवर को मारना है, वो क्या करेगा? वो बड़ा पत्थर उठाएगा, काफी बड़ा पत्थर उठाएगा और कोशिश करेगा कि उस पत्थर को जानवर के ऊपर फेंक दे। उसकी कोशिश होगी बड़े से बड़े पत्थर को उठाने की। ध्यान देने वाली बात है ये, अगर माइंड डेवलप नहीं है तो आप वो क्या करेगा कि खूब बड़ा पत्थर, अगर जानवर में पत्थर गिरा, जानवर मरा तो उसको खाना मिला, नहीं मरा तो फिर वो पत्थर उठा के दौड़ेगा दूसरे जानवर के पीछे। बिल्कुल प्रिमिटिव समय में उसको मतलब बहुत बड़े बड़े पत्थर मिले हैं, स्टोन टूल्स मिले हैं, वो उनके टूल्स हुआ करते थे। 7 आदमी, 8 लोग एक साथ मिलकर उठाते थे, जानवर के ऊपर फेंका, मरा तो ठीक है, नहीं मरा तो फिर दोबारा ट्राई किया। समय बीता, ये जान पाए कि यार अगर इसकी साइज छोटी रहे लेकिन अगर थ्रो सही हो, हिट सही किया जाए, चोट सही तरीके से लगे जानवर को, तो भी जानवर मर सकता है। ये डेवलपमेंट हुई। कुछ साल बाद ये समझे कि और छोटी साइज करके इसको एक शेप दे दिया जाए, एक नेडल बना दी जाए, एक एज बना दिया जाए, उसमें उसमें किसी भी तरीके की शार्पनेस दे दी जाए, तो वो उसके धंसने से जानवर मर जाएगा। और आगे डेवलप हुए तो एक वुडन उसमें हैंडल लगा दिया, तो अब वो हैमर की तरह से वही स्टोन है, स्टोन ही टूल, लेकिन डेवलप होता जा रहा है। और अलग अलग समयों में अलग अलग जगहों पे इस तरीके के टूल्स हमें मिले भी। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स हो जाता है इस समय की हिस्ट्री को जानने का। केव पेंटिंग, केव पेंटिंग्स मीडियम है अपनी स्किल को, अपनी विधा को नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाने के लिए। देखो, तुम कैसे समझ पाते हो, तुम पढ़ते कैसे हो? किताबों से। तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे गार्जियन कैसे पढ़े थे? उनके पास भी बुक्स थी। अगर सब्जेक्ट एक है, ईयर एक है, तो कंटेंट भी मोर और लेस एक होंगे, लैंग्वेज थोड़ी बहुत बदली होगी उनकी किताब की और तुम्हारी किताब की। उनके फोर फादर, उनके फादर कैसे पढ़े होंगे, सब बुक से पढ़ते चले आए। लेकिन ऐसा शुरू से नहीं था। फिर से इंडियन एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, ऋग्वेद लीजिए। 1500 से 1000, 1500 टू 1000 ऋग्वैदिक एरा माना जाता है। तो ऋग्वैदिक एरा ये जो 500 साल चला, तो ऋग्वेद लिखा नहीं गया था, ये कोड ऑफ कंडक्ट था।
अलग अलग सीड्स ने, अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग मंडलों की रचना अलग अलग समय पे की है। 10 मंडल है टोटल ऋग्वेद, लेकिन लिखे बहुत बाद में गए हैं। उस समय क्या होती थी, श्रुतियां होती थी। श्रुति कहते हैं इनको, श्रुति मतलब सुना हुआ। मास्टर ने अपने डिसाइपल को सिखाई चीज, बताई चीज। मास्टर, गुरु शिष्य परंपरा है, गुरुकुल है, गोत्र यहीं से ओरिजिनेट होता है, ये सारी चीजें हो रही हैं। मास्टर से उसका डिसाइपल, उससे उसका डिसाइपल, उससे उसका डिसाइपल, इस तरह से जनरेशन टू जनरेशन ये ज्ञान, ये नॉलेज आगे बढ़ा, पास ऑन हुआ। और कैसे हुआ? क्योंकि इनके पास वर्बल एक्सप्रेशन था। ध्यान दीजिएगा इन शब्दों पे, ये वर्ड्स आगे इंपॉर्टेंट होंगे इस चैप्टर में। वर्बल एक्सप्रेशन और वोकल एक्सप्रेशन दोनों अलग अलग चीजें। वोकल, कुत्ते भी अपनी फीलिंग्स को हमें बता देते हैं। अगर तुम्हारे घर में कोई डॉगी होगा, उसे भूख लगती होगी, तो वो कैसे रो रहा है तुम समझ जाओगे कि उसे भूख लगी है। किसी स्ट्रेंजर को देख के बात करेगा तो समझ जाओगे कोई आया हुआ है। तो वो अपनी फीलिंग्स तुम तक कन्वे कर देता है, लेकिन उसके पास कोई ग्रामर नहीं है, उसके पास कोई लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, वो वोकल एक्सप्रेशन है। हम तुम एक दूसरे से, मैं तुम्हें अभी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं एक लैंग्वेज का यूज कर रहा हूँ, मैं एक ग्रामर का यूज कर रहा हूँ तुमसे बात करने के लिए। तो इस तरीके का मामला वहां भी नहीं था जिस समय की हम लोग बात कर रहे हैं अभी। तो मतलब शुरू हो रहा है डेवलपमेंट, आवाज निकलती जरूर होगी, लेकिन वो वोकल वो ही हो, कम्युनिकेशन होगा, वर्बल कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं होगा। तो अगली जनरेशन को कैसे बताएंगे भाई? हंटिंग करनी है, पहली बार जिस आदमी ने हंटिंग की होगी उसने क्या क्या दिमाग लगाया हो, जानवर को खाने के पहले क्या क्या बातें हुई होंगी, किस तरीके से उसको पकाया जाए, किस तरीके से उसको खाया जाए, ये सब चीजें नहीं होंगी। लेकिन अब अपने मेरे बाद जो जनरेशन आएगी वो कैसे जानेगी? क्या फिर से वो नए सिरे से शुरू करेगी? तो ये प्रॉब्लम वाली बात थी। तो दे यूज पेंटिंग्स, केव पेंटिंग्स। वो जिन गुफाओं में रहते थे, उन गुफाओं की दीवारों पे उन्होंने उन चीजों को बनाया जो वो करते थे। हंटिंग करना, शिकार करना, जानवर को पकाना, उसको खाना, गैदरिंग, एक साथ बैठ के डिनर करना या लंच करना, एक साथ एक घरों में रहना, और इन सारी चीजों को उन्होंने बनाया है। और मैं बहुत रोमांचित हो जाता हूँ। और जब अगर कभी तुम लोग जाओ यहाँ मध्य प्रदेश में, जबलपुर के पास भीमबेटका एक जगह है, वहां की केव पेंटिंग अगर देखिए आप तो ताज्जुब होगा। और ये कब बन रहा है? जब पेंट का पी नहीं है, ब्रश का भी नहीं है, नेचुरल कलर्स को यूज किया जा रहा है, नेचुरल कलर से बनाई जा रही है ये सारी चीजें। तो बहुत ही एडवांस टेक्निक थी उस जमाने के हिसाब से केव पेंटिंग, अपनी बात को नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाने के लिए। तो कई जगहों से कई तरीके की केव पेंटिंग्स हम लोग को मिली हैं, उनके बारे में वो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है इस समय को जानने का। हिस्ट्री का पहला चैप्टर है तुम्हारा। और किसी भी समय की हिस्ट्री जब पढ़ें हम लोग, तो जो पहली चीज पढ़ेंगे, अब आगे कुछ दिनों में ये आदत पड़ जाएगी, जब पहली चीज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे उस हिस्ट्री को जानने का सोर्स। ग्रेजुएशन में जब जाओगे तो हिस्टीरियोग्राफी तुम्हें मिलेगी एक चीज। हिस्टीरियोग्राफी मतलब हिस्ट्री पढ़ने से पहले ये जानिए कि ये मिली कहाँ से, इसे किसने बताया है, किसने लिखा है, वो आदमी कैसा था, इस तरीके से। तो इसके तीन सोर्सेज होते हैं, फॉसिल्स, स्टोन टूल्स और केव पेंटिंग। एक चीज और हम यहाँ पे क्लियर करें कि इनिशियली जब अभी हम लोग इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, और शुरुआती दिनों में बहुत पहले दो एक जगहों पे इस तरीके की बात हुई थी, मॉडर्न वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब मॉडर्न एरा में 1700 1600 के बाद की बात कर रहा हूँ। कुछ ही ऐसी बातें हुई थी कि इवोल्यूशन के थ्रू एनिमल से ये इंसान बने हैं, लेकिन इसको कंट्राडिक्ट करने वाले भी काफी लोग थे, खास करके वो ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस पर्संस जो अपने रिलीजन को ज्यादा प्रोमिनेंट तरीके से देखते थे। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती थी बाइबल में। बाइबल ने कहा, बाइबल में ये बात कही गई कि मैन ओरिजिनेट कैसे हुए, ह्यूमन बीइंग ओरिजिनेट कैसे हुए, इट वाज अ क्रिएशन बाय गॉड, ईश्वर ने बनाया। ठीक है, फेथ और श्रद्धा एकदम बिल्कुल अलग चीज है, और जो एविडेंसेस मिलते हैं ये एकदम अलग चीज है। हम सारे लोग जानते हैं कि ईश्वर ने ही सबको बनाया है, लेकिन अगर ये इवोल्यूशन की बात आ जाती तो वहां जो 7 डेज में क्रिएशन की बात है और किसके बाद कैसे कैसे, उससे कंट्राडिक्ट हो रहा था। और ज्यादातर पार्ट्स में वर्ल्ड के यूरोपियन कंट्रीज रूल कर रही थी, क्रिश्चियनिटी बहुत प्रोमिनेंट रिलीजन हुआ करता था। तो ये बात काफी दिनों तक दबी रही। 1856 का समय है, और जगह होती है लिएंडर वैली, जर्मनी। ये सारे फैक्ट्स बच्चों यहाँ लिखे हुए हैं, तुम लोग इसके नोट्स भी बना सकते हो, और वीडियो पॉज करके तुम लोग ये अपने कॉपी में भी लिख सकते हो। मैंने लिखवाया भी है, क्वेश्चन आंसर भी किए हैं हम लोग, लेकिन ये कंसाइज वे में तुम्हें मिलेगा। तो एक जगह होती है नियंडर वैली, 1856 में यहाँ कुछ लोग काम कर रहे हैं, इनको एक स्कल मिलता है। स्कल मतलब खोपड़ी।
और वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से बड़ी थी, जानवरों से छोटी थी। ये जो मजदूर काम कर रहे थे जिनको ये स्कल मिला था, दे वर कंफ्यूज कि ये है क्या। तो वहां पे कार्ल फुलरॉट करके, ये नाम इसलिए मैं ले रहा हूँ कि एक ही नंबर की ये क्वेश्चन बनेंगे, तो आप लोग इसको अंडरलाइन करेंगे और नोट्स में अपने लिखेंगे। कार्ल फुलरॉट करके एक टीचर है, उनको ये दिखाया गया और उन्होंने उसे आगे फॉरवर्ड किया बॉन यूनिवर्सिटी। बॉन यूनिवर्सिटी ने इस पे रिसर्च हुआ और रिसर्च अच्छा खासा हुआ। और रिसर्च आने के बाद जो फाइंडिंग्स आई वो ये कि यस, ह्यूमन बीइंग्स के पहले जो लोग होते थे उनमें से किसी का स्कल है ये। लेकिन अभी स्टडी बहुत ज्यादा नहीं हुई है इसलिए नहीं कर सकते, लेकिन रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग्स, इंसानों से ही रिलेशन है इनका। इस बात ने बड़ा बवाल मचाया, खूब जगह पे हुआ कि नहीं ये बात गलत है, कुछ लोगों ने इसको सपोर्ट किया और इंटरनेशनल लेवल पे ये काफी मामला चला आगे। 24 नवंबर 1959 चार्ल्स डार्विन, इनकी एक बुक आती है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। इस किताब ने तहलका मचा दिया। 1250 कॉपीज, 1250 कॉपीज इस किताब की पहले दिन बिक गई। देखो हम लोग बात कब की कर रहे हैं, 1859 की बात कर रहे हैं। और आज के जमाने में नहीं है कि आपने एक प्रिंट किया और एक एंटर दबाया और 100 प्रिंट तुरंत ले लिया, 500 प्रिंट तुरंत ले लिया उसका। ये बहुत कठिन काम होता था प्रिंटिंग उस समय में, जिस समय की बात हम लोग कर रहे हैं। उस समय में 1250 किताबों का पहले दिन बिक जाना, इट वाज अ रिवोल्यूशनरी मैटर। बात समझ में आ रही है। तो इसमें मामला क्या था कि इसमें, मैं ओरिजिन ऑफ स्पीशीज यहाँ बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अगर एक लाइन में मुझे ये समझाना हो तो मैं ये कहूंगा कि ह्यूमंस इवॉल्व फ्रॉम एनिमल्स, यही समझाया गया है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। मतलब लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट किया, लोगों ने इस बात को डिटो किया कि यस ये सही है, ये होना चाहिए और ये गलत नहीं है, हम इवोल्यूशन के थ्रू ही यहाँ तक पहुंचे हैं। अब जो स्टडी हुई उसके बाद तुम बुक में पढ़ोगे तो तुम्हें स्टेप बाय स्टेप मिलेगा। हम सीधे फैक्ट पे आ रहे हैं। करीब 24 मिलियन ईयर अगो के एविडेंसेस मिलते हैं सबसे पहले। ठीक है, इस वक्त प्राइमेट्स रहा करते थे। अच्छा, प्राइमेट्स कौन है? मैमल्स जो ग्रुप होते हैं, मैमल्स मतलब जो अपने ऑफस्प्रिंग्स को पैदा कर सके और उनको फीड भी करा सके और बड़ा करें, तो वो मैमल्स हुए। और भी कई फीचर्स हैं, जनरल बात ये है। मैमल्स थे, एप्स थे, मंकीज थे, ये भरे पड़े थे। इनमें से कुछ एप्स, कुछ मंकीज इवॉल्व किए, उनके अंदर कुछ चेंजेस आए। ठीक है, लेकिन काफी हद तक सिमिलरिटीज बनी रही। लेकिन 25 मिलियन ईयर अगो, आज से 25 मिलियन ईयर अगो पहले, इस इन्हीं मैमल्स में से कुछ लोग, कुछ इवॉल्व होके प्राइमेट्स हुए। और इन प्राइमेट्स में से इवोल्यूशन के थ्रू कुछ लोग, कुछ और इवॉल्व हुए जिनको कहा गया होमिनॉइड्स, स्पेशली एशिया और अफ्रीका। मतलब मैं फिर से बताऊं, मैमल्स, प्राइमेट्स, होमिनॉइड्स। ठीक है, प्राइमेट्स में से निकल के होमिनॉइड्स हुए। होमिनॉइड्स में और प्राइमेट्स में बहुत ढेर सारी सिमिलरिटीज हैं, लेकिन फिर भी कुछ डिफरेंसेस दिखाई दिए, बेसिक डिफरेंसेस। ठीक है, जिसमें सबसे बड़ा है टेल का नहीं होना, अभी मैं बताऊंगा। फिर और कुछ समय बीता, करीब 12-15 लाख साल पहले। और जो समय आता है वो आता है अबाउट 1200 to 1000 MYA, जब होमिनॉइड्स जो प्राइमेट से डेवलप करके बने थे, इनसे भी एक ग्रुप इवॉल्व हुआ। कुछ लोग इसमें भी और ज्यादा स्पेसिफिक हुए, बदल दिया उन्होंने अपने जीवन जीने का तरीका और पूरी एनाटॉमी अपनी बदल दी, और वो कहलाए होमिनिड्स। ठीक है, देखो बेसिक डिफरेंस क्या है होमिनॉइड्स और होमिनिड्स में, ये समझना जरूरी है, जिसका यहाँ चार्ट बना हुआ है। ठीक है, स्मॉलर ब्रेन, लार्जर बॉडी, लॉन्गर पीरियड ऑफ इन्फेंट डेवलपमेंट एंड डिपेंडेंसी, डू नॉट हैव टेल्स, ये अंतर था प्राइमेट्स में और होमिनॉइड्स में। और क्वाड्रापेट्रल, और ये सिमिलरिटीज थी प्राइमेट्स में और होमिनॉइड्स, कि ये भी चौपाए थे। क्वाड्रापेट्रल मतलब 4 पैरों से चलने वाले, और वो भी चौपाए थे। जो डिफरेंस आया इन 12-15 लाख सालों में होमिनॉइड से होमिनिड्स में, अपराइट पॉस्चर, एंड इट वाज अ रिवोल्यूशनरी इवोल्यूशन अनडाउटेडली। 4 पैरों की जगह पे 2 पैरों पे चलना जैसे ही इंसान ने सीखा, इंसान जानवरों से अलग हो गया। अब आगे के 2 पैर जो पहले लोकोमोशन के काम आते थे, वो अब फ्री हो गए। और फ्री होते ही हमने तमाम और काम करना शुरू कर दिया। देखो, एक सबऑल्टियन थॉट ऑफ हिस्ट्री आजकल बहुत ज्यादा मॉडर्न एरा में प्रेवलेंट हो रही है, आने वाले समय में और ज्यादा होगी।
जिसमें कि हिस्टोरियंस के थॉट से अलग जो लोकल फैक्ट्स मिलते हैं, जो लोकलाइट्स कहते हैं, उनको फोक्स जो है, कहीं का फोक टेल हुआ, फोक स्टोरी हुआ, कुछ फोक सॉन्ग हुआ, इन सब चीजों को जोड़ के हिस्ट्री बनाई जा रही है। और इसके तहत एक नया कॉन्सेप्ट आया है कि अपराइट मूवमेंट की शुरुआत फीमेल्स ने की थी, और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह थी अपने बेबी को कैरी करना। मदर्स बॉन्डिंग होती है, वो बच्चे को चोट नहीं लगने देना चाहती थी, दिमाग डेवलप हो रहा था, और अब ये बात समझ में आ रही थी कि दो पैर से भी बैलेंस बना के चला जा सकता है। तो ओरिजिन सबऑल्टर्न थ्योरी को माने अगर हम लोग हिस्ट्री के, तो ओरिजिन फीमेल्स ने की। आगे चल के फिर सारे लोग बाईपैटल हो गए, लेकिन बाईपैटल होते ही ब्रेन साइज बड़ी हो गई। थर्ड पॉइंट देखो, और हाथ जो है वो स्पेशलाइज्ड हो गया। अब जो है कई तरीकों से हम स्पेशलाइज तरीकों से टूल्स बनाने लगे, वेपन्स बनाने लगे, और आगे बढ़ने लगे, डेवलपमेंट होने लगा। आगे चल के होमिनिड्स की जो फैमिली हुई वो होमिनॉइड कहलाई, और होमिनिड्स भी दो हिस्सों में बटे। देखो यहाँ दो हिस्सों में बांटा जरूर गया है, लेकिन समझना ये है तुम्हें, फिर वही इवोल्यूशन वाले अगर हम लोग सीक्वेंस को आगे बढ़ाएं, तो फिर से आ रहा हूं मैं, मैमल्स, प्राइमेट्स, वो होमिनॉइड्स, होमिनिड्स, और होमिनिड्स के बाद जो हम लोग शुरुआत में देखे थे मैन लाइक स्ट्रक्चर ऑस्ट्रोलोपैथिकस, वो अब आता है होमिनिड्स के बाद। काफी चेंजेस आ गए हैं इसके अंदर, और इससे भी ज्यादा इवॉल्व आ गए कुछ सालों बाद, करीब 2.5 लाख साल बाद में इनके उनको कहा गया होमो। होमो तो होमिनिड्स के बाद जो नेक्स्ट जनरेशन आई, जो नेक्स्ट स्पीशीज आई, वो थी ऑस्ट्रोलोपैथिकस। ऑस्ट्रोलो मीन्स होता है सदर्न, और पैथिकोस मीन्स होता है एप, यानी कि सदर्न वर्ल्ड में रहने वाले एप। और स्पेशली हम यहाँ पे बात करेंगे अफ्रीका की। अफ्रीका में भी अगर और ज्यादा स्पेसिफिक हो जाऊं मैं, तो एक जगह होती है ओल्दुवई गॉर्ज। तुम्हारे बुक में एक बॉक्स दिया हुआ है, सोर्स दिया हुआ है, जिसमें कि लुइस लीके और मैरी लीके, इन दोनों की कहानी है। और इन्हीं दोनों को सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपैथिकस के दांत मिले थे, टीथ्स मिली थी ऑल्दुवई गॉर्ज में। ये बटरफ्लाई कलेक्टर्स थे, तो कई साल, 40 साल ये सब वहीं रहे, और बड़ा रिसर्च किया इन लोगों ने वहां पे, और मतलब काफी इनका रोल है। पढ़ोगे बुक में तो उसमें डिटेल से है, लेकिन ऑल्दुवई गॉर्ज से ओरिजिन शुरू दिखती है। दो तीन जो चेंजेस आए इंपॉर्टेंट बिटवीन होमिनिड्स एंड ऑस्ट्रेलोपैथिकस, ऑस्ट्रेलोपैथिकस के जॉज ज्यादा बड़े हो गए और मजबूत हो गए, और टीथ्स ज्यादा लंबे हो गए। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि अब एडिबल थिंग्स बढ़ गए थे। जानवर ये पता था कि किसको मार के खा सकते हैं, और फ्लैशेस किसके किसके खा सकते हैं, और टेस्ट मिलने लगा था। और ये जो इंसानों की ओरिजिन है, ये जानवरों के मांस खींच खींच के फ्लैशेस खाते थे। तो इसमें इनके कनाइंस का बड़ा होना, इनके जॉस का ज्यादा मजबूत होना, ये सारे फैक्टर्स प्रोमिनेंट होके सामने आए, और इनको कहा गया ऑस्ट्रेलोपैथिकस। ठीक है, एप्स के भी ढेर सारे फीचर्स इनके अंदर थे, और डिफरेंसेस भी थे। ऑस्ट्रेलोपैथिकस से जब अगला स्टेप बढ़ा, और ज्यादा इवोल्यूशन हुआ, और ज्यादा डेवलपमेंट हुए, हम डेवलप हुए, तो वो एरिया कहलाया होमो। होमो एक्चुअली लैटिन वर्ड, इसका मतलब होता है मैन, इंसान। ठीक है, जो अंतर है वो जॉज इनके जो है वो रिड्यूस्ड हो गए। ठीक है, स्मॉलर टीथ हो गए, और लार्जर बेन साइज हो गया। देखो एकदम सब उससे है, प्रैक्टिस से मामला है। क्यों जॉज वो हो गए, छोटे हो गए? क्योंकि अब फ्लैशेस की जगह पर पका हुआ खाना खाने लगे। इतने मजबूत जबड़ों की जरूरत नहीं थी, उससे भी काम चल सकता था। टीथ इतने ज्यादा बड़े नहीं चाहिए थे, अब कम पतले टीथ से भी काम चल सकता था। लेकिन ये सब होने में भी समय करीब 2.5 लाख साल का लगा। 2.5 MVA समय आता है इनका। आगे चल के होमोस को भी बांट दिया गया। होमोस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स लेटर। धीरे धीरे भाई इवोल्यूशन का मामला है। होमोस के साथ ये था कि जॉज वगैरह कम हो गए, और टीथ वगैरह छोटी हो गई, और बाकी चीजें जो अभी पढ़े हम लोगों ने। 2.5 MY ये है वो, और 2.2 MY में ए में मिलते हैं होमो हैबिलस। माइंड इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि अब होमो हैबिलस टूल्स बनाने लगे। ठीक है, टूल्स बनाने लगे, ये टूल्स को यूज करना भी सीख गए। और वही ओल्दुवई गॉर्ज जो मैंने बताया, और इथोपिया, और भी कुछ एक अफ्रीकन कंट्रीज है जहां पे इनके एविडेंसेस मिलते हैं। होमो इरेक्टस 1.8 MY, अपराइट मैन, बिल्कुल खड़े होके सीधे तरीके से चलना,
हाथ बिल्कुल फ्री हो जाना, हाथों का मजबूत होना, ग्रिप का मजबूत होना, ये सारे फैक्टर्स हैं होमो इरेक्टस के, सीधे खड़े होने की वजह से हुआ। और 0.8 मिलियन ईयर अगो, 0.8 मिलियन ईयर अगो होमोसीपियंस, वाइज मैन जिनको कहते हैं, हम और आप जो जिस कैटेगरीज में आते हैं, ये मिलते हैं। और इनकी भी ओरिजिन सबसे पहले अफ्रीका, एशिया और यूरोप की है। ठीक है। फॉसिल्स मेनली जो मिले हुए हैं होमोस के, वो दो जगहों से हैं, heidelberg जर्मनी और निएंडर वैली अफ्रीका में जो है, जर्मनी में जो है। तो heidelberg से जो फॉसिल्स मिले हैं वो होमो heidelberg जेनेसिस कहलाते हैं, और जो निएंडर वैली से मिले हैं ये होमो निएंडरथालेंसिस कहलाते हैं। ये सब वर्ड्स हैं, कहानी जानोगे, चीजों को समझोगे तो बड़े आराम से क्लियर होते चलेंगी। और होमोस के बारे में यहाँ, और इसके बाद जो है फिर हम लोग अब आगे बढ़ेंगे जब, तो ये देखेंगे कि किस तरीके से होमो से आगे वो हुआ, डेवलपमेंट शुरू हुआ। ठीक है।